तो चलिए दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ में जहाँ पे हम ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हो पाई, कैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन पाई, इसके पीछे के क्या कारण थे, इसके पहले और कौन सी संस्थाओं का गठन हुआ जिसने नींव रखी, जिस कारण से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन पाई, इसको हमने बहुत से पैरामीटर्स पे ऑलरेडी देखा। एकदम आसान भाषा में रिकैप करवाने के लिए हमें ये जानना पड़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन पाई क्योंकि मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रो हो चुका था। और ये ग्रो हुआ था क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ को देखते हुए भारतीय जागरूक हो गए थे, और उसका जो रिएक्शन है उस कारण से ये मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रो हो गया। तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ जैसे जैसे एडवांस होती गई वैसे वैसे उसके प्रति रिएक्शन आता गया, जैसे जैसे लोगों का रिएक्शन आता गया वैसे वैसे कॉलोनियल पॉलिसीज़ चेंज होती गई। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और ये दोनों ही कारण बन गई मॉडर्न नेशनलिज्म के ग्रोथ का। और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आ पाई। ये हमने चीज़ें देखी थी। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के पहले ही बन चुकी थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मेन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स हैं वो कब बने, कितनी बार वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन है? जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने, कौन से सेशन में बने? ऐसे बहुत से फैक्ट्स मैंने एकदम कंसाइज फॉर्म में आपको दे दिए हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको ऐसा लिख के दे देते हैं फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी फेज, मतलब इस ईयर से रिवॉल्यूशनरी फेज देखने को मिला, जो कि ठीक है। मगर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसा नहीं हुआ था। आपको कई किताबों में देखने को मिलेगा कि 1905 के बाद में, मतलब स्वदेशी के बाद में 1907 से ये फेज़ आया। छोटी छोटी घटनाएं तो 19th सेंचुरी के एंड से शुरू हो चुकी थी, मगर इसने जो अपना प्रमुख रूप लिया वो स्वदेशी के बाद 1907 से लेना शुरू किया। इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी 1907 से 1917 के टाइम पीरियड को। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1870 का टाइम इसलिए मेंशन किया है ताकि आप ये समझ पाओ कि लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी स्टूडेंट्स कम्युनिटी की कैलकाटा में एग्जिस्ट करती थी। ये दर्शा रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ऑलरेडी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मिल चुका था। इसीलिए आपको अब जितना भी इंडियन नेशनल मूवमेंट सोचना है उसको इमेजिन करो। होता क्या है, जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो अलग अलग चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ चैप्टर तक ही सीमित रह जाते हो, आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग नाखुश हैं, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। ये अगर आप चीज़ सोच पा रहे हो कि हर चीज़ पैरेलल चल रही है, तीसरी चीज़ ब्रिटिशर्स के बारे में सोचो कि वो इन दोनों को रोकना चाहते हैं, ना एक्सट्रीमिज़म चरम पे आए और ना ही भारतीयों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। साथ ही ब्रिटिशर्स ये भी चाहते हैं कि 1857 जैसा रिवोल्ट भी ना हो, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो कि रिटायर्ड था AOU में, उसके थ्रू इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म होने दिया। चलिए, अब 28 दिसंबर 1885 आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी होती है। पहली बार एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में सभा होती है। 72 डेलीगेट्स इसको अटेंड करते हैं। पहले प्रेसिडेंट WC बैनर्जी को चुना जाता है। इसके जनरल सेक्रेटरी खुद AOU में बनते हैं। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के जो नाम हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जैसे दादा भाई नारोजी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, मेंटोर हैं गांधी जी के बाल गंगाधर तिलक, MG रनाडे, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी और R रामास्वामी मुदलियार, सुब्रमण्यम अय्यर, इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे।
इसी के साथ दो और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स भी थे। एक का नाम है विलियम वेडरबर्न और दूसरे का नाम है जॉन जार्डिन। अब देखो, मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप लोग ये बात जानते हो कि ऐसे कौन कौन से ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने भारतीय इंडिपेंडेंस में, या मैं कहूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, अपना योगदान दिया है भारत के फेवर में? आप में से बहुत सारे लोग दो लोगों से भी ज़्यादा नाम नहीं ले पाएंगे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है जहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स जो इम्पोर्टेंट वंस हैं जिन्होंने भारत के नेशनल मूवमेंट में हमें हेल्प करी, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। मैं चलता हूँ अभी आगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एस एन बैनर्जी जो फाउंडिंग मेंबर थे आईएनसी के, मगर उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था क्या? जवाब है नहीं, नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो उस समय कैलकाटा में थे, सेकंड नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑफ इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, अब ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ये संस्था कब एग्जिस्टेंस में आई थी और किसने बनाई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जवाब है 1876 में आई थी एग्जिस्टेंस में, एस एन बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जिस समय ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई उस समय भारत में वॉइसरॉय कौन थे? जवाब है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक और बहुत अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1893 में एक इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी लंदन में भी गठित की गई थी बाय सर विलियम वेडरबर्न। इनका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स डिमांड कर रही है वहाँ की जनता, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय लोगों की आवाज़ उठाना और ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अपनी बात रखना। इन सब के बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि एक थ्योरी दी गई कुछ सालों बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा गया। इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में ये कहा गया कि आपको क्या लग रहा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाई है कि वो भारतीय जनता की बात सुनना चाहती है, वो भारतीय जनता के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में इस तरीके से बदलाव करना चाहती है ताकि उनकी भागीदारी बढ़े? बोले आप बिल्कुल गलत हो। बल्कि उन लोगों ने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए बनाया है ताकि ये संस्था एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। तो लोगों ने पूछा कैसे, प्लीज़ इलेबोरेट। तो उन्होंने समझाया कि देखो, 1857 के रिवोल्ट में, जहाँ पे एक मासिव रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, मंगल पांडे आप सब जानते हो, उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से हिल गई थी। उसके हिलने के कारण उसे ये समझ में आ गया था कि अगर सारे भारतीय एकजुट होकर हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दें तो वो हमें पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कभी भी ऐसा ना हो, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि जब भी भारतीय लोगों में बहुत सारा आक्रोश हो जाए तो एक संस्था ऐसी हो जहाँ पे वो अपनी बात रख सकें, क्योंकि बात बोल के आदमी हल्का हो जाता है ना, हम सब जानते हैं। तो जब एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जहाँ पे वो अपनी बात रख पाएंगे, उन्हें लगेगा कि हमारी बात सुनी जा रही है, तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएंगे वो लोग। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुकर में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ जाता है तो इसकी सीटी बज जाती है और अंदर से हाई प्रेशर एयर निकल जाती है और फिर से ठंडा हो जाता है ये, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा गया, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स का ये मानना था कि जो हमारे भारतीयों में डिसकंटेंट है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको रिलीज करने के लिए, उस डिसकंटेंट को रिलीज करवाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। हालांकि ये तो हो गई एक साइड की थ्योरी। अगर हम मान लें कि ये सही भी बोल रहे थे, मगर वो कहते हैं ना कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कैसे ले रहे हैं। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी भले ही हमें शांत करने के लिए लाई गई हो, मगर जैसा कि विपिन चंद्र पाल जी ने कहा है, हमने इस सेफ्टी वॉल्व को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया और एज अ लाइटनिंग कंडक्टर हमने इसे यूज़ किया। इसका क्या मतलब है? जब आप मेरे साथ अब आगे पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के दम पे हमारे भारतीयों ने अपनी आवाज़ उठाई, और न सिर्फ आवाज़ उठाई, पुरजोर विरोध किया ब्रिटिश पॉलिसीज़ का जो भारत के अगेंस्ट थी उनकी पॉलिसीज़। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को इसके थ्रू जागरूक भी किया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी जो अर्ली डिमांड्स हैं
वो किन किन पैरामीटर्स पे रखी, जैसे पॉलिटिकल, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और जैसे इकोनॉमिक। तो यहाँ पे ये जो डिमांड्स हैं इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था आपको ये समझाना कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या होती है।